हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। जो अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसमें अपन आइसोमेरिज्म चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसके अपने 3 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हो तो सबसे पहले उन 3 लेक्चर्स को भी देखना, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे जो अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, और उसके बाद जो आज टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है। तो सबसे पहली चीज जो अपन डिस्कस करेंगे वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि कल अपन ने सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ लिए थे, जो आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सारे अपन ने पढ़ लिए थे। फिर अपन देखेंगे कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर इसमें अपन वेज-डिस्ट फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शंस को देखेंगे और आरएस कॉन्फ़िगरेशंस को भी समझेंगे, ठीक है। जैसे अपन ने प्रीवियस लेक्चर में सीआईपी रूल पढ़ा था, और वहां पर अपन ने क्या करा था, वहां पर अपन ने 2 चीजें देखी थी, ई और जेड और सिस और ट्रांस। वैसे ही अपन आर और एस की भी बात करेंगे। तो आज यही सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन जो आज डिस्कस करेंगे वो है सिमेट्री एलिमेंट्स, जो कल पढ़े थे। एक बार उसका मैं ओवरव्यू दूंगी। तो जो कल अपन ने सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े थे वो क्या क्या थे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री को अपन सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर अपन ने सेकंड पढ़ा था सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिर अपन ने पढ़ा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और फिर अपन ने पढ़ा था ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसको अपन यहाँ पर CN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहली चीज आती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जहां पर मैंने बताया था कि एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करना है किसी भी कंपाउंड से जिससे कि वो कंपाउंड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था, कोई भी सर्कल है उसमें आपने अगर एक प्लेन ड्रॉ करा और इससे इस तरीके से 2 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ हो गए, तो आप क्या बोल दोगे, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेकंड था सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में मैंने बताया था सेंटर से, किसी भी चीज के सेंटर से आप एक प्लेन ड्रॉ करोगे, ठीक है। एक सेंटर से एक पॉइंट है, उस पॉइंट की अगर आप ऊपर जाओगे तो जो एलिमेंट आ रहा है वही उसके नीचे जाने पे भी आना चाहिए। जैसे अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों जो सरफेस है वो एक जैसे हैं, तो अगर इससे यहां जाओगे तो भी फ्लैट सरफेस है, इधर से यहां जाओगे तब भी फ्लैट सरफेस है। मगर जब मैं इस पेन की बात करूंगी तो इसके सेंटर से, ये पॉइंट हुआ सेंटर से इधर जाओगे तो फ्लैट सरफेस है, और इधर जाओगे तो पॉइंटेड सरफेस है। तो फिर मैं बोल दूंगी इसके अंदर COS एब्सेंट है। फिर COS के लिए क्या होता है, कोई भी जो कंपाउंड है उसके सेंटर से आप जो पॉइंट ड्रॉ करते हो, अगर सेंटर से स्ट्रेट जाओगे, अगर कोई कंपाउंड आ रहा है तो वो उसी लाइन में अगर बैक जाओगे तब भी आना चाहिए, नहीं आएगा तो आप बोल दोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, उसमें एब्सेंट है। फिर आपका थर्ड आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या कर रहे थे आप, इसमें 360/n की डिग्री से यहाँ पर आप एक प्लेन से रोटेट कर रहे थे, और रोटेट करने के बाद जो कंपाउंड मिल रहा था आपको वो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज अपन ने देख ली थी। फिर आता है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें भी 360/n से आपको क्या करना था, किसी कंपाउंड को रोटेट करना था, और जो कंपाउंड आ रहा था और जो प्रीवियस कंपाउंड, इन दोनों के बीच में एक मिरर प्लेस करके देखना था कि क्या वो मिरर इमेजेस है या नहीं है। तो ये चारों सिमेट्री एलिमेंट्स अपन डिस्कस कर चुके थे, और ये जरूरी है ऑप्टिकल को समझने से पहले। अब डिस्कस करते हैं जो कि अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्या है बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब वही चीज जो अपन हर बार पढ़ रहे हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, पर डिफरेंट क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हो डिफरेंट ऑप्टिकल बिहेवियर। डिफरेंट ऑप्टिकल बिहेवियर, यहां पर जो डिफरेंस आता है वो किसी 2 कंपाउंड के ऑप्टिकल बिहेवियर में आता है। जैसे अगर मैं यहां पर आपको एग्जांपल दूं, COOH ग्रुप है, यहां पर भी COOH ग्रुप है, ठीक है। यहां पर भी सेम COOH है, यहां पर भी COOH है, इसमें यहां पर OH है, इसमें यहां पर OH है, इस कंपाउंड में यहां पर OH है, और इस कंपाउंड में यहां पर OH है। आप बोलोगे मैम तो बिल्कुल सिमिलर हैं, वहां पर तो फिर भी कोई एटम का डिफरेंस था, किसी और चीज का डिफरेंस था, यहाँ तो बिल्कुल सिमिलर कंडीशंस है। यहाँ पर जो देख रहे हो वही सेम चीज यहाँ पर भी मिल रही है, वही COH, OH, H सेकंड पे OH है, ठीक है, इधर भी OH है, इधर OH है, उधर भी OH है। बस आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर ये एक OH इस साइड है और इसी का OH इस साइड है।
मतलब ये तो मैम बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो इसमें तो अपन को बहुत मुश्किल आएगी किसी भी चीज को करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिफरेंस किस चीज का निकलता है, जब अपन ने क्या करा, इन पे एक लाइट डाली और उस लाइट का जो बिहेवियर है वो दोनों ने डिफरेंट शो करा, और वहां से अपन को पता चला कि दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं जब इनके ऊपर अपन ने एक लाइट पास ऑन करी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अपन ने इन दोनों कंपाउंड्स को एक कंटेनर में ले लिया, ठीक है, और जो मैं बता रही हूं, मैंने एक लाइट यहाँ पर क्या करी, यहाँ पर एक लाइट डाली दोनों के ऊपर, और सेम लाइट है, लाइट क्या है, दोनों सेम लाइट है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ इस कंपाउंड के अंदर देखा गया कि ये जो अपना बिहेवियर है उसमें लाइट की जो इंटेंसिटी है वो इस तरफ हाई है और इस तरफ आते आते डिम हो गई, और इस सेकंड कंपाउंड में देखा गया कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो इस तरफ डिम है और इधर आते आते क्या हो गया, बहुत जो इंटेंसिटी है वो हाई हो गई। मतलब यहां इंटेंसिटी हाई है और उसमें उस तरफ इंटेंसिटी हाई है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसमें लेफ्ट साइड जो है इंटेंसिटी हाई है, और इसमें देखा गया तो इसमें कौन सी साइड इंटेंसिटी हाई है, राइट साइड। मतलब जो दोनों का बिहेवियर है वो डिफरेंट है, एक लेफ्ट साइड में इंटेंसिटी को हाई कर रहा है लाइट की, और एक जो कंपाउंड है वो राइट साइड में इंटेंसिटी को हाई कर रहा है, और यहीं से इन दोनों के बीच का अपन को डिफरेंस पॉइंट समझ में आ गया कि जब कंपाउंड सिमिलर है मगर वो लाइट के बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर उनको अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक और चीज से आप इसको समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल वही जो दो कंपाउंड थे उनको अपन ने एक्स और वाई मान लिया, तो अपन को पता था जो एक है वो लेफ्ट की तरफ इंटेंसिटी को ज्यादा दिखा रहा है और एक राइट की तरफ दिखा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है तो मैंने इसका जो अल्फा एंगल है वो क्या ले लिया, यहाँ पर +10 डिग्री ले लिया, ठीक है, और इसका जब मैंने एक इंटेंसिटी निकाली तो ये -10 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अगर इसको मैं बोलूं तो इसके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी तो है, क्योंकि +10 मतलब कुछ वैल्यू तो है ही सही, तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और इसी तरीके से दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब इन सब चीजों को समझने से पहले अब आपने यहाँ पर क्या करा, इसकी वैल्यू +10 आ गई, इसकी वैल्यू -10 आ गई, तो यहां से आपको समझ में आया कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, जब वो किसी लाइट से एक जो इंटेंसिटी है उसको शो कर रहा है और उसकी कुछ वैल्यू आ रही है, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि इनका अल्फा भले प्लस और माइनस में है मगर कुछ वैल्यूज तो है, 10 और 10 डायरेक्शन बता रहे हैं, प्लस और माइनस यहाँ पर डायरेक्शन बता रहे हैं, प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज में चल रहा है, माइनस का मतलब है उसकी जो उसकी एंटी डायरेक्शन है, तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने, ये तो फर्स्ट केस था, एक और केस लिया, वहां पर मैंने कोई दूसरे कंपाउंड लिए ए और बी, ठीक है, और उन ए और बी में मैंने क्या करा, डिफरेंस देखा, और ए और बी का जो यहाँ पर अल्फा आया वो 0 आ गया, और इस केस में भी जो अल्फा आया 0 आ गया, मतलब वो उस लाइट से इंटरेक्शन ही शो नहीं कर रहे हैं। तो इन केस में मैं क्या बोल दूंगी, ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि जो लाइट से बिहेवियर नहीं शो कर रहा वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है जिसके बारे में अपन मेनली डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। तो मैं यहां पर बोल सकती हूं कि जो एक्स एंड वाई हैं दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि इनकी यहां पर जो अल्फा एंगल था वो कुछ आ रहा था, प्लस था माइनस था, मतलब यहां पर क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। इस केस में आप क्या बोल दोगे, दे डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो ही नहीं करेगा, और क्या बोल दोगे यहां पर, ये क्या है, आइडेंटिकल केसेस है, सेम केस ले लिया है यहाँ पर, क्योंकि उनका अल्फा ऑब्जर्व क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या करते हैं, बिल्कुल सिमिलर ही दिखते हैं, पर जब आप उनकी एक लाइट के थ्रू इंटरेक्शन करवाते हो, पोलराइज लाइट होती है, उस लाइट में क्या होता है, वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, और वहां से आप बता देते हो कि वो क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ठीक है। तो यहां से दो चीजें पता चली कि एक तो ऑप्टिकली एक्टिव, एक होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसी को डिटेल में समझते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अपन ने दो चीजें देखी हैं, एक तो क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, और एक क्या कंपाउंड्स थे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स।
जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव थे उनमें यहां पर देखा गया कि जो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव थे वो क्या कर रहे थे, वो यहां पर अपन ने देखा कि जो उनका अल्फा ऑब्जर्व था वो 0 नहीं था, कुछ तो वैल्यू थी, तो अल्फा ऑब्जर्व इनका 0 नहीं होगा। मगर वही ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करोगे तो इनका अल्फा ऑब्जर्व 0 आ रहा था। ठीक है, अब यहां पर देखोगे तो इनके पास कायरल सेंटर होगा, और ये कैसा होगा, अकायरल सेंटर। कायरल अकायरल की बात अपन करने वाले हैं तो कंफ्यूजन की कोई यहां पर चीज नहीं आनी चाहिए। कायरल अकायरल क्या होता है मैं फिर भी बता देती हूं एक बार। ठीक है, अब यहीं पर एक और चीज आती है कायरल और अकायरल के बाद कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें असिमेट्रिक कंपाउंड्स, असिमेट्रिक एंड डिसिमेट्रिक कंपाउंड्स दोनों आते हैं, असिमेट्रिक एंड डिसिमेट्रिक। अब बात आती है मैम ये कायरल क्या है, असिमेट्रिक क्या है, डिसिमेट्रिक क्या है और अकायरल क्या है। तो आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका असिमेट्रिक कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड होता है, असिमेट्रिक कंपाउंड का मतलब है ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ना पीओएस होगा, ना उसके अंदर सीओएस होगा, ना ही एओएस होगा, ना ही डबल एओएस होगा। ठीक है, तो जितने भी अपन ने 4 सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े थे उनमें से कोई भी नहीं होगा ऐसा कंपाउंड। इसके लिए आप लिख सकते हो जहां पर एब्सेंट है ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मैं ऐसे कंपाउंड का एग्जांपल दूं आपको तो फॉर एग्जांपल यहां कार्बन है। ठीक है, कार्बन पे आपने क्या कर दिया, एक जगह फ्लोरीन जोड़ दिया, एक बार क्लोरीन, यहां पर डैश पे आपने ब्रोमीन जोड़ दिया और यहां पर एक आयोडीन। तो इस कार्बन की क्या है, 4 डिफरेंट वैलेंसीज है, फ्लोरीन, आयोडीन। तो यहां पर ये कभी भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर पीओएस डालोगे, सीओएस डालोगे तब भी नहीं हो पाएगा। सेंटर से जाने पे 2 सेम ग्रुप नहीं आएंगे। आप इसको इसके अंदर कोई एंगल डाल के रोटेट भी नहीं कर पाओगे क्योंकि रोटेट करने पे सिमिलर कंपाउंड आ ही नहीं सकता। चारों जो कंपाउंड है वो डिफरेंट है। और ऐसा ही एओएस के केस में भी होगा, कभी भी इसकी मिरर इमेजेस भी सेम नहीं आएगी। तो इस कंपाउंड के अंदर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। दूसरा कंपाउंड है आपका डिसिमेट्रिक। डिसिमेट्रिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, सीएन प्रेजेंट। सीएन क्या था आपका, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर क्या है, ओनली एओएस, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जिसको आप सीएन भी बोलते हो, इज प्रेजेंट। ये प्रेजेंट होगी इसमें। और इसका एग्जाम्पल तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे पढ़े थे। जैसे यहां पर आप ले लो, यहां पर क्लोरीन है, H है, यहां पर H है, क्लोरीन है, तो यहां पर क्या है, इसके अंदर C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता है। क्या होता है, C2 होता है। अब आपको समझ में आ गया यहां पर कि अगर इस कंपाउंड के अंदर C2 प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये क्या है, यहां पर CN शो कर रहा है। तो सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कंपाउंड्स वो है जिनके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा और डिसिमेट्रिक में सिर्फ ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, अब यहां पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा। अब यहां पर आपको क्या हुआ, एक और चीज समझ में आई, CN प्रेजेंट है और यहां पर एक भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसी कंपाउंड को मैं क्या बोलती हूं, कायरल कंपाउंड। कायरल का मतलब है कंपाउंड हैविंग 4 डिफरेंट वैलेंसीज। कायरल का मतलब क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसकी 4 डिफरेंट वैलेंसीज है। और अकायरल क्या हो जाएगा, उसी का ऑपोजिट, जिसकी 4 डिफरेंट वैलेंसीज नहीं है। ठीक है, तो 4 डिफरेंट वैलेंसीज होने पे उसको कायरल बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीजें समझ में आ गई कि असिमेट्रिक डिसिमेट्रिक का मतलब क्या था, इसी के साथ में कायरल का मतलब क्या था। ठीक है, और यहां पर कंपाउंड कैसा होता है, यहां पर ऑल सिमेट्री, सिमेट्री को बोल दोगे एब्सेंट होती है, सिमेट्री प्रेजेंट होती है, यहां पर एब्सेंट है ना, यहां पर असिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक का केस है। तो यहां पर जब अपन ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करेंगे तो सिमेट्री प्रेजेंट हो। ठीक है, कोई भी एक सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो अपन मान लेंगे कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर ये वाले जो कंपाउंड होते हैं इनको अपन बोलते हैं रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल का मतलब भी वही है, जो ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव से एक्टिव बना है तो उसको रिजॉल्वेबल बोल देते हैं। और ये नॉन रिजॉल्वेबल है, मतलब ये ऐसे कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव कभी हो ही नहीं सकते।
ठीक है, तो ये अपन पूरी मोटी मोटी बात समझ चुके हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे कंपाउंड होते हैं, जिनका अल्फा ऑब्जर्व जो होता है वो 0 नहीं होता है, जिनके अंदर क्या होते हैं असिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब सिमेट्री एलिमेंट जो है वो एब्सेंट होगी, सिर्फ एक CN हो सकता है। इसके अलावा ये कायरल सेंटर्स होते हैं इनमें, और इसके अंदर रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, अल्फा ऑब्जर्व 0 होता है, अकायरल कंपाउंड्स होते हैं, सिमेट्री एलिमेंट एक प्रेजेंट होता है, और ये क्या होते हैं नॉन रिजॉल्वेबल। और यहाँ पर सिमेट्री के केस में, क्योंकि असिमेट्रिक डिसिमेट्रिक, मतलब असिमेट्रिक का मतलब तो कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक CN की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप बोल दोगे SN एब्सेंट। SN के अंदर कौन कौन आ जाते हैं बच्चों, POS और COS, POS COS यहाँ पर एब्सेंट होगी। और इस केस में बात कर रहे हो तो कोई भी एक anyone, क्या बोल सकते हो, anyone SN प्रेजेंट, या तो POS होगी या COS होगी। मतलब कितना इजी हो गया ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव लगाना। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर POS है तो अपन क्या बोल देंगे, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और किसी भी कंपाउंड को देखा यार ये तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता, ना ही इसके अंदर सेंटर से जाने पे डिफरेंट सेम ग्रुप्स आ सकते हैं, तो फिर क्या बोल दोगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन है, जिसमें सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होंगे, जिसमें COS भी नहीं होगा, POS भी नहीं होगा, और इसी के साथ में जिसमें कायरल कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, अगर ओवरऑल यहाँ पर देखें तो ये चीजें अपन को समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो पोलरीमीटर होता है वो क्या होता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। द डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो मैं एक लाइन की बात कर रही थी ना आपको, कि 2 कंपाउंड्स लिए थे, उनके अंदर एक लाइट डाली है, और लाइट से दोनों ने डिफरेंट इफेक्ट शो करा है, एक ने प्लस अल्फा करा है, एक ने माइनस अल्फा करा है। तो ये जो लाइट होती है, इसी लाइट को क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज अ पोलरीमीटर, और उसके लिए जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपन को प्रोवाइड करता है उसको पोलरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी की, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। इसकी डेफिनेशन देखिए तो क्या होगी, टेंडेंसी टू रोटेट, वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, तो टेंडेंसी टू रोटेट प्लेन ऑफ PPL क्या है आपका, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या होता है ये, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। PPL को जो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर दे, उसी को मैं बोल दूंगी ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब क्या है, जिसका अल्फा ऑब्जर्व्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी। इफ अ कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड रोटेट कर रहा है PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अपन ने क्या बोला था, उसको प्लस बोला था, और उसका यहाँ पर नेम दे दिया है, और वो नेम क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब देखो ये रही प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई, ये कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था, इससे जैसे ही लाइट निकली उसने क्या करा, इस कंपाउंड को क्या करा, प्लस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। तो आपने इसको क्या नाम दे दिया, या तो प्लस बोल दिया या फिर इसको बोल दिया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोल दिया है यहाँ पर, इसको एक पर्टिकुलर नेम मिल चुका है, वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या नेम है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस, और D आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। ठीक है, वैसे ही अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लोज डायरेक्शन में ले जाए, मतलब ये तो क्लॉकवाइज जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, वो हो जाएगा लीवो रोटेटरी। इन दोनों को बस एक नेम दे दिया है और कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, तो लीवो रोटेटरी, और उसको किससे डिनोट कर देंगे, स्मॉल l से, और माइनस तो होता ही है, तो माइनस और स्मॉल l से डिनोट करेंगे, यहाँ पर प्लस और स्मॉल d से डिनोट करेंगे। और d का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, l का मतलब क्या है, लीवो रोटेटरी। तो ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। वहां पर मैंने प्लस माइनस से समझाया था, अब मैंने पर्टिकुलर नेम दे दिया कि प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और माइनस का मतलब है लीवो रोटेटरी। तो यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं कायरल कंपाउंड पे। मैंने क्या बोला था, कायरल कंपाउंड कैसा कंपाउंड है जिसके 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, उसी को कायरल कंपाउंड बोल देंगे। जैसे इस कार्बन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरफ COH है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ OH है और एक तरफ H है, तो क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप है। तो आपने क्या बोल दिया, इसको क्या होगा, ये कायरल कंपाउंड हो गया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर मैं कायरल के दूं तो, फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन है, यहाँ पर इस पे CH2F लगा है, यहाँ पर CH2Cl लगा है, यहाँ पर CH2I लगा है, और यहाँ पर CH2Br लगा है।
चारों कैसे है, डिफरेंट कंपाउंड है, तो क्या बोल दूंगी, कायरल कंपाउंड। और कायरल कंपाउंड के लिए यहाँ पर एक साइन होता है, ऐसे स्टार लगा देते हो आप। स्टार का मतलब क्या होता है कि ये कायरल है। क्या मतलब है इसका, कि ये कायरल कंपाउंड है। तो अपन को समझ में आ गया कि कायरल कंपाउंड कैसा कंपाउंड है जिसके अंदर 4 डिफरेंट ग्रुप है, और जो 4 डिफरेंट ग्रुप है उनके बारे में क्या क्या पॉइंट्स है ये भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी कंपाउंड है, उसमें अगर P है और मैं बोल दूं यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है और यहाँ पर S है, 4 डिफरेंट ग्रुप है। और क्या यहाँ पर कंडीशन है, P, Q, R और S एक चारों क्या हो रहे, एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर और भी 2-3 चीजें जो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो ये PQRS है ये एक लोन पेयर भी हो सकते हैं। अगर कोई 3 डिफरेंट ग्रुप है और वहां पर आपको पता है जैसे नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हो सकते हैं, तो ये PQRS में से एनी वन फ्रॉम PQRS से कोई भी एक क्या हो सकता है, कैन बी अ लोन पेयर, एक लोन पेयर भी हो सकता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। एक ये पॉइंट हो गया कि एब्सेंट होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ POS, COS, AOS एंड AAOS, इन सब का यहाँ पर एब्सेंट होना जरूरी है। तो ये दोनों कंडीशंस लगानी है जब भी कायरल सेंटर देखना है। अब यहाँ पर इतना क्लियर तो नहीं हुआ होगा, तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, और उस क्वेश्चन में आपने क्या करा है, यहाँ पर सेंटर में एक पॉइंट है जिससे एक Me है और एक H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन की चेन है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये कार्बन की चेन है। अब कार्बन की चेन में यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है और इस कार्बन की चेन में यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है। और मैंने पूछा यहाँ से कि आपको बताना है कायरल सेंटर, कि इसमें कायरल सेंटर कोई प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप गए, सबसे पहले आपने देखा सारे कार्बन्स को देखा, यहाँ पर तो 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गए, तो यहाँ पर तो सिमिलर ग्रुप्स आ रहे हैं। बस ये इकलौता पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहां पर क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स है, एक M ही है, एक H है। यहां से अल्फा पे गए तो अल्फा पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो अल्फा डिफरेंट है। और यहां से अल्फा पे गए तो क्या है, ऐसा CH2 ग्रुप है। यहां तो था ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है और यहां पर क्या है, सिंपल CH2 ग्रुप है। तो बिल्कुल ये दोनों डिफरेंट है। फिर आप गए बीटा पे, और बीटा पे आपने क्या देखा, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब ये वाला पूरा ग्रुप भी डिफरेंट है और यहाँ पर बीटा पे कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों डिफरेंट ग्रुप है। Me और H भी क्या है, डिफरेंट है, तो मैं बोल दूंगी ये क्या है, एक कायरल सेंटर है। तो समझ में आ गया कैसे चेक करते हैं कायरल सेंटर को। सबसे पहले क्या करते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स देखेंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्फा और बीटा पोजीशन पे देखा, गामा पोजीशन तक भी जाना है आपको। 3 पोजीशन देखनी है, अल्फा, बीटा और गामा, और वहां पर भी कोई डिफरेंट ग्रुप दिख रहा है तो फिर आपको बोल देना है कि ये क्या है, एक कायरल सेंटर है। एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहां पर आपने लिया CH3, CH, CH, CH और यहां पर भी एक CH3 है, ठीक है। यहां पर आपने क्लोरीन ले लिया, यहां पर ब्रोमीन है और यहां पर आयोडीन है, ठीक है, ये वाला ग्रुप ले लिया। अब मैं पूछ रही हूं आपसे कि कायरल सेंटर बताओ। अब आपने बोला मैम कायरल सेंटर तो इस कार्बन पे है, इस कार्बन पे देखोगे तो एक H है, एक Cl है, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, CH के पास Br है, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, CH के पास I है, तो ये क्या है, कायरल सेंटर है। और आप खत्म हो गए, मैम एक ही कायरल सेंटर है, नहीं, सारा चेक करना है, हर एक कार्बन पे चेक करना है कि कायरल सेंटर है या नहीं है। सबसे पहले इस कार्बन पे गए, इस पे तो 3 H थे, तो फिर ये तो कैंसिल ही हो गया। इसमें गए, यहां पर देखोगे तो एक H है, एक I है, एक बार CH3 और एक बार ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है, मतलब इसके पास भी कायरल सेंटर है, एक और कायरल सेंटर मिल गया। फिर गए यहाँ पर अपने इस वाले कार्बन पे, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, एक बार CH3 और एक बार ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है, तो ये भी एक कायरल सेंटर है। तो यहां से जब मैंने आपसे पूछा टोटल CC कायरल सेंटर कितने हैं, तो आपने क्या बता दिया, 3 है। तो इस तरीके से हर एक कार्बन के कायरल सेंटर देखने हैं जब आपको कोई इतना बड़ा या इस तरह का कोई कंपाउंड मिल जाए, ठीक है। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट केस होता है, वो भी पढ़ लेते हैं, वो है CH3, CH, CH, CH और CH3। इसमें क्या करना है, यहां पर एक बार ब्रोमीन है, यहां पर OH है, यहां पर OH है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया हर एक कार्बन पे चेक करना है, तो आप सबसे पहले इस कार्बन पे गए, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, 3 हाइड्रोजन थे। इस कार्बन पे गए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है,
एक पे OH है, एक पे CH3 और एक पे पूरा ये ग्रुप है, मतलब ये तो कायरल सेंटर है। ठीक है, फिर आप गए इस वाले कार्बन पे, आपने देखा एक बार H है एक बार ब्रोमीन है, मगर इधर और इधर सिमिलर ग्रुप है, तो आपने इसको स्किप कर दिया। अब इस वाले कार्बन पे आए तो इस पे भी कायरल सेंटर है, क्योंकि H है, OH है, CH3 और पूरा एक डिफरेंट ग्रुप है। अब जिस कार्बन को आपने स्किप कराया ना बच्चों, इस कार्बन की जब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को इसमें रखा और इस पे प्लेन पोलराइज लाइट को जब इसको डाला गया, तो यहां पर देखा गया कि इस कार्बन पे क्या हुआ, यहां पर इसने प्लस अल्फा शो करा, इसने माइनस अल्फा शो करा। मतलब इसने क्या करा, प्लेन पोलराइज लाइट को यहाँ पर एक को अलग डायरेक्शन में दिखाया और एक को अलग डायरेक्शन में दिखाया, और ये कैसा कंपाउंड हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ये वाला जो सेंटर है, हालांकि आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा क्योंकि दो सिमिलर ग्रुप आ गए, मगर ये भी क्या होता है, एक कायरल सेंटर होता है, क्योंकि यहाँ पर दो सेम ग्रुप होते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर। क्या बोलते हैं, स्यूडो कायरल सेंटर। तो जब भी ऐसा कोई कंपाउंड दिखे ना जिसके आसपास कायरल सेंटर है और बीच वाले में आपको इससे कंफ्यूजन हो रहा है कि इधर भी सिमिलर ग्रुप है इधर भी सिमिलर ग्रुप है, तो वो कैसा कायरल सेंटर हो जाएगा, सूडो कायरल सेंटर, क्योंकि वो इन दोनों में क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंटली बिहेवियर शो करेगा। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर और क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, एक 5 मेंबर रिंग है, यहां पर एक CH3 है और यहां पर एक H है, और इसी कंपाउंड में मैंने एक बार यहां पर CH3 है, वही यहां पर H है, और यहां पर मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। इसमें बताओ क्या इसमें कायरल सेंटर होगा या नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहां पर मैंने ले लिया एक रिंग ले ली, और रिंग में यहां पर मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप और यहां पर लगा दिया एक इथाइल ग्रुप, और इसी कंपाउंड में मैंने एक और रिंग ली और उसमें मैंने यहां पर लगा दिया मिथाइल और यहां पर लगा दिया इथाइल। आपको इन चारों ही कंपाउंड में कायरल सेंटर बताने हैं। सबसे पहले अपन जो अपना यहाँ पर क्वेश्चन है उसके पास गए, यहां पर देखते हैं एक CH3 ग्रुप मिल गया, एक H ग्रुप मिल गया, दो ग्रुप तो डिफरेंट हो गए, अब दो ग्रुप और चाहिए। यहां पर गए अल्फा पोजीशन पे, अल्फा पे देखा CH2 है, दोबारा बीटा पे गए CH2 है, ठीक है। फिर आप गामा तक भी गए और आपने देखा यहां पर भी CH2 ही आ रहा है। फिर यहां से गए दूसरी वाली डायरेक्शन पे गए, यहां पर देखा यहां पर भी अल्फा पे जो ग्रुप था वो सेम ही आ रहा है। यहां पर गए तो यहां पर भी जो बीटा पे इस पे ग्रुप था वो सेम ही आ रहा है। अगर दोनों का अल्फा बीटा सेम हो गया और गामा भी सेम है तो फिर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा ही चेक कर रहे हैं, वैसे भी यहाँ पर तो दो ही केस हो सकते हैं, तो ये दोनों सेम आ गए, मतलब यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्रॉस लगा दोगे, ठीक है, कि कायरल सेंटर्स यहां पर एब्सेंट है। अब आप यहां पर गए दूसरे वाले कंपाउंड पर, ठीक है, यहां पर आपने चेक करा, इस वाले कार्बन पे तो एक CH3 है, एक H है, फिर आप गए अल्फा पे, अल्फा तो CH2 है, फिर आप गए बीटा पे आपने देखा एक मिथाइल ग्रुप भी आ गया, ठीक है। अब यहां पर गए नीचे वाले केस में गए और नीचे आपने देखा अल्फा पे वही CH2 है, तो अल्फा तो दोनों के मैच हो गए, मगर बीटा दोनों के कैसे हैं, डिफरेंट है, और डिफरेंट बीटा मिलते ही आप समझ गए यहां पर क्या होगा, कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं दूसरा वाला जो अपना क्वेश्चन था, यहां पर गए, यहां पर देखा तो एक मिथाइल ग्रुप है, एक यहां पर H होगा, ठीक है। यहां पर गए तो अल्फा सेम है, बीटा सेम है, और गामा पे यहां पर क्या है, एक इथाइल ग्रुप है। फिर जब आप दूसरी वाली तरफ से गए और दूसरी वाली तरफ से देखा तो अल्फा, इसका भी अल्फा सेम हो गया, अल्फा, बीटा भी सेम हो गया, और गामा भी सेम है, मतलब यहां पर तीनों ही ग्रुप सेम आ गए, अल्फा बीटा एंड गामा, तो यहां पर कायरल सेंटर नहीं होगा। वैसे ही आप नीचे वाले केस के अंदर गए और नीचे वाले केस में आपने देखा अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस कार्बन पे गए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक CH3 ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, एक यहां पर हाइड्रोजन होगा, और फिर इस हाइड्रोजन के इधर से आपको क्या दिख रहा है, अल्फा ग्रुप, ठीक है। और अगर आप इसके इस साइड जाओगे तो अल्फा ग्रुप है और इधर क्या है, बीटा ग्रुप है। अब वैसे ही आपने क्या करा, नीचे वाली तरफ से भी चेक करा, और नीचे वाली तरफ से जब चेक करा तो आपने देखा यहां पर अल्फा पे क्या आ रहा है, दूसरा ग्रुप आ रहा है, मतलब इन दोनों का अल्फा क्या है, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट अल्फा है तो आप क्या बोल दोगे, यहां पर कायरल सेंटर
प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आपको कायरल सेंटर्स निकालने हैं हर एक कार्बन के, और ये जरूर चेक कर लेना कि वहां पर जो ग्रुप्स है वो चारों डिफरेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, यहाँ पर, क्योंकि अपन ने एक केस भी देखा था जिससे मैंने नाइट्रोजन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, इधर गए, ठीक है, ये केस ले लिया अपन ने। अब मैंने पूछा यहाँ पर मुझे कायरल सेंटर्स बताओ, कितने कायरल सेंटर्स हैं इस वाले कंपाउंड के अंदर। कायरल सेंटर्स बताने हैं कि कितने कायरल सेंटर। तो सबसे पहले आप कहाँ गए, यहाँ पर गए, जैसे मिथाइल दिखेगा सबसे पहले वहीं जाओगे। यहाँ पर गए तो यहाँ पर एक मिथाइल है, एक क्या है, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक डिफरेंट ग्रुप है, और यहाँ पर तो डबल बॉन्ड O आ रहा है, मतलब डिफरेंट ग्रुप है, तो ये तो एक कायरल सेंटर हो गया। सेकेंड, इस वाली पोजीशन पे गए, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर एक क्या है, ऐसा कार्बन है जिसमें मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर जाने पर नाइट्रोजन आ रहा है, एक इसके पास मिथाइल है और एक इसके पास क्या होगा बच्चों, एक H होगा। तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, दो जगह पे आपको कायरल सेंटर मिल गए। तीसरा, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ गया तो कायरल सेंटर चेक करोगे ही नहीं, ये CH3 ग्रुप है, मतलब 3 H होंगे, तो कायरल सेंटर यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। अब यहाँ पर कहाँ गए आप, इस नाइट्रोजन के पास गए, आपने देखा एक ग्रुप डिफरेंट है, एक बार इथाइल है, एक बार मिथाइल है, एक बार ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है, मतलब 3 तो डिफरेंट ग्रुप आ गए। और चौथी कंडीशन मैंने आपको वहां पर बताई थी कि जब भी कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है तो उसके लोन पेयर को भी PQRS में काउंट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो 4 डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, एक लोन पेयर है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, और एक ही जो पूरा आपका कंपाउंड है, इस पूरे कंपाउंड को मैं क्या बोल दूंगी, A बोल दूंगी, तो एक A ग्रुप है। तो मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो क्या बोल दोगे, इस पे भी एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन पे भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है। यही चीज याद रखनी है, जो भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज होती है उनके बारे में, कि लोन पेयर अगर नहीं वहां पर नहीं दे रखा है तो भी आपको लोन पेयर को एक कंपाउंड आप ले सकते हो। तो चारों ग्रुप डिफरेंट होने पे क्या बोल दोगे, यहाँ पर नाइट्रोजन पे भी कायरल सेंटर है। तो अगर टोटल कायरल सेंटर यहाँ पर देखें, टोटल CC कितने आ जाएंगे, 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप कायरल सेंटर किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जहां पर अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ा था तो उसकी कंडीशंस पढ़ी थी कि देखेंगे कि कब ऑप्टिकल होगा, कब ज्योमेट्रिकल होगा या नहीं होगा, और 3 कुछ कंडीशंस अपन ने पढ़ी थी। वैसे ही ऑप्टिकल्स की भी कंडीशन होती है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है, तो सबसे पहले है फर्स्ट चेक कायरल सेंटर। सबसे पहले जाते ही कंपाउंड में क्या करना है, कायरल सेंटर को चेक करना है। अब आपको कायरल सेंटर मिल गया तो क्या करना है, कायरल सेंटर में अगर यहां पर देखना है, अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और यहां पर आपको देखना है कि अगर कायरल सेंटर एब्सेंट है तब क्या करना है, तो तब भी 2 कंडीशंस है। अगर एब्सेंट है तो फिर आपको चेक करना है POS, COS, AOS, ठीक है, डबल AOS। और अगर इनमें से कोई प्रेजेंट है, अगर ये सारे ही एब्सेंट हैं तो फिर क्या करना है, OI शो होगा। अगर एनी वन इज प्रेजेंट तो फिर नॉट शो OI, तो फिर वो OI को शो नहीं करेगा। तो OI की यहाँ पर क्या है, 2 कंडीशंस है। एक तो कि वो कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल सेंटर है तब तो आप क्लियरली बोल दोगे OI शो करता है। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो आप चेक करोगे क्या उसमें POS, COS या डबल AOS है। तो फिर आपने देखा कि अगर इनमें से कोई एक प्रेजेंट है तो वो OI शो नहीं करेगा, और अगर ये सारे के सारे एब्सेंट है तो वो क्या हो जाएगा, OI शो कर देगा। तो मतलब ओवरऑल देखो तो सिर्फ एकमात्र कंडीशन है कि वो एक कायरल सेंटर होना चाहिए, तो आप बोल दोगे OI शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल में आपने देखा सबसे पहले तो एक ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तो आपके लिए क्या हो गया, ये तो ऐसा हो गया कि सब पका पकाया मिल गया, 4 ग्रुप ऐसे ही दिख रहे हैं, तो आपने बोल दिया इसमें क्या है, कायरल सेंटर है। अब यहाँ पर गए और यहाँ पर आपने चेक करा तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है। तो जब इस मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करोगे इस वाले के बारे में, तो यहां पर गए तो अल्फा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, यहां गए अल्फा कार्बन पे कुछ नहीं है, तो ये क्या है, कायरल सेंटर है। और सेम ऐसा ही इसमें भी हो जाएगा। तो यहां पर तो 2 कायरल सेंटर है, तो यहां पर तो क्लियरली OI हो जाएगा।
अगर बात करें इसकी, यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा था, ये भी शो कर रहा था। जब अपन यहां पर 5 मेंबर्ड कार्बन पे गए और यहां पर अपन ने क्या करा है, 5 मेंबर्ड कार्बन पे गए और 5 मेंबर्ड पे आपने देखा एक तरफ जो है वो आपका मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप है, बट डिफरेंट, मतलब इनकी जो वो है वेज और डैश पे है। ठीक है, डिफरेंट उस पे है, एक अबव है एक बिलो है, ऐसा कुछ करके आप मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे एक वेज पे है और एक डैश पे है, तो आपने फर्स्ट यहाँ पर देखा अल्फा, तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है क्योंकि अल्फा दोनों के डिफरेंट है। इसके रिस्पेक्ट में देखा तो इनके भी अल्फा डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर प्रेजेंट होने की वजह से OI शो हो रहा है। फोर्थ कंपाउंड में आप गए और वहां पर आपने देखा, अब कायरल सेंटर बताने हैं। कायरल सेंटर कौन बताएगा, इसमें से होमवर्क दे देती हूँ, चलो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसके कायरल सेंटर कितने हैं वो मुझे यहाँ पर कमेंट करके आप बता देना नीचे। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, अब पढ़ते हैं वेज और डैश फॉर्मूला के बारे में। वेज डैश फॉर्मूला क्या होता है, कभी से मैं यहाँ पर कंपाउंड बना रही हूँ और ये दो चीजें बना रही हूँ, एक वेज और एक क्या बना रही हूँ, डैश बना रही हूँ। इन दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं तो वेज ऐसी चीज है, वेज का जैसे अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में 2 ग्रुप है ये, ठीक है, मान लो ये कोई भी 2 ग्रुप है। ठीक है, अब इस 2 ग्रुप में जो मेरी तरफ है, एक क्या है, एक ग्रुप मेरी तरफ है और एक अगर आप देख रहे हो तो एक ग्रुप आपकी तरफ है। तो जो मेरी तरफ है उसको मैं क्या बोल दूंगी, टुवर्ड्स मी, और एक तरफ जो आपकी तरफ है उसको मैं क्या बोल दूंगी, ये अवे फ्रॉम मी है, अगर मैं मेरे रिस्पेक्ट में बात करूं। और अगर आप बोलोगे तो आपके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि एक आपकी तरफ है और एक आपसे अवे है। ठीक है, तो एक ग्रुप अवे है, एक तरफ आपकी तरफ है और एक क्या है, अवे है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो आपके ग्रुप डैश में होते हैं, इसको बोलते हैं डैश। डैश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक डैश लाइन से। ये जो होता है बच्चों, ये जो इस तरीका का जो सिंबल होता है, इसका मतलब होता है वेज। क्या मतलब होता है इस तरह से, इसका मतलब क्या है कि जो ग्रुप है वो वेज पे है, और वेज का मतलब क्या है, वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये जो आपकी तरफ ग्रुप है, ये क्या है, आपकी तरफ है, टुवर्ड्स आपकी तरफ है, तो क्या बोल दूंगी, कौन सी लाइन पे होगा, डैश लाइन, सॉरी वेज लाइन पे। और जो ये डैश 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 दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डैश पे। डैश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डैश लाइन से। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यहां से आप समझ गए कि ये वेज डैश फॉर्मूला कैसे आया। जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है वो वेज पे होता है, और जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है वो डैश पे होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए, इसको अच्छे से डिटेल में भी समझेंगे जब अपन फिशर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की, जो कि क्या है, इट इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ डिपिक्टिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। ठीक है, समझेंगे इसके कुछ रूल्स, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो जो सबसे पहला रूल होता है इसका, वो क्या होता है कि कार्बन चेन मस्ट बी प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन। जैसे कि क्या करते हैं, और विथ, एक और चीज यहां पर ऐड करनी है, विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन टॉप। और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी किस बेसिस पे बोल रही हूं मैं, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी है ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC। IUPAC मैं पढ़ा चुकी हूं, वहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर भी सबका मैंने बताया था, तो वहीं से देखना है। यहाँ पर क्या है, कार्बन चेन को जो है उसको सेलेक्ट करना है, इसको वर्टिकल लाइन पे बनाना है, और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको टॉप पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक कार्बन चेन ले ली, ठीक है, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर CHO आ गया। ठीक है, ये कार्बन की चेन हो गई। अभी मैं इतना ही बना रही हूँ। ठीक है,
अब मान लो यहाँ पर क्या लिख रखा है, कार्बन की चेन जो है वो वर्टिकल लाइन में होनी चाहिए, तो मैं इसको ऐसे वर्टिकल लाइन में बना दूंगी पूरी। और वर्टिकल लाइन में वो बोल रहा है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो टॉप पे आना चाहिए। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पे एक तरफ एल्डिहाइड है, एक तरफ क्या दिख रहा है आपको, अल्कोहल। तो नॉर्मल सी बात है, अल्कोहल और एल्डिहाइड में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, एल्डिहाइड की होगी, तो वो टॉप पे आना चाहिए। तो आपने CHO ऊपर लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया, CH2OH। तो इतना बनाना अपन फर्स्ट स्टेप में सीख गए कि कार्बन चेन को क्या करना है, आपको यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन में बनाना है, उसमें से भी हाईएस्ट प्रायोरिटी को ऊपर और यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी को नीचे रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करा, सेकेंड रूल देखेंगे, ऑल कायरल सेंटर all chiral center is represented by chiral center को आप रिप्रेजेंट करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, तो वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ऑल कायरल सेंटर्स को रिप्रेजेंट करना था एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो जो अपना पहले वाला एग्जांपल था वही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर CHO आ गया, 1 2 3 4 कार्बन आ गए और यहाँ पर OH आ गया। तो ये तो जो अपन ने नीचे लिख दिया था ऑलरेडी, उतना अपन ऑलरेडी यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एक CHO आ गया और CHO के नीचे CH2OH आ गया। तो ये दोनों चीजें अपन यूज कर चुके हैं अपने फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, ये दोनों चीजें। अब अपन को कायरल सेंटर्स को हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाना है, तो ये वाला जो है यहाँ पर भी बच्चों एक OH है, यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है और यहां पर भी OH है। ठीक है, अब ये जो है इनमें कायरल सेंटर्स चेक करोगे तो कायरल सेंटर कैसे चेक करते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। इस कार्बन पे एक OH है, एक यहाँ पर H होगा और एक ये वाला डिफरेंट ग्रुप है OH वाला, और ये वाला भी डिफरेंट ग्रुप है। तो ये क्या है, कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, वैसे ही ये भी कायरल सेंटर्स है और ये भी कायरल सेंटर है। तो 4 कायरल सेंटर्स है, उनको हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाना था, बना दिया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है जो 3 ग्रुप है वो क्या है, डैश पे है, सॉरी जो 3 ग्रुप है वो वेज पे है और एक ग्रुप डैश पे दिख रहा है। ये रहा आपका, एक किस पे है, डैश पे है। तो जो डैश पे है उसको आपने ऐसे लिख दिया अलग से, और बाकी के जो आपके 3 ग्रुप हैं वो क्या थे, वेज पे थे, तो आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आती है बात कि मैम आपने ये कैसे देखा कि कौन सा यहाँ पर वेज पे है, कौन सा डैश पे है, और उसको कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट करा। तो उसी के लिए अपन पढ़ेंगे अपना रूल 3। तो अब जो अपना रूल 3 है उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, एक कायरल सेंटर को अज्यूम करना है। कायरल सेंटर के क्या होते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। तो 2 तो ये हो गए, एक पेन हो गया, एक रिमोट हो गया, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपके 2 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। ठीक है, अब यहां पर क्या है, आप एक चीज बोल सकते हो कि यहाँ पर जो 2 ग्रुप है वो आपको आपकी तरफ दिख रहे हैं और जो 2 ग्रुप है वो मेरी तरफ है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि 2 ग्रुप आपकी तरफ है, 2 ग्रुप मेरी तरफ है। तो जो मेरी तरफ है उसको मैं बोल दूंगी टुवर्ड्स मी, और जो 2 ग्रुप है वो अवे फ्रॉम मी है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कायरल सेंटर को मुझे इस तरीके से देखना है रूल 3 के अकॉर्डिंग कि जो 2 ग्रुप है यहाँ पर वो क्या हो, जो मेरी तरफ है वो उनको मैं लेफ्ट एंड राइट असाइन कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रुप मेरी तरफ है यहाँ पर वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट, राइट में है तो राइट, और यहाँ पर जो ग्रुप मेरे से अवे है ये दोनों ग्रुप, उसमें से एक अप और एक डाउन। तो इतनी सी ही बात यहाँ पर समझनी थी कि यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कायरल सेंटर को, ऑब्जर्व कायरल सेंटर इन सच अ वे that 2 groups are towards and are left, towards left and right। इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 groups are towards left and right एंड कायरल सेंटर है तो 2 ग्रुप और होंगे, अदर 2 आर अवे एंड अप एंड डाउन।
यही बात मैंने समझाई थी। एक कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर की क्या होती है, 4 वैलेंसीज होती है 4 डिफरेंट ग्रुप से। तो मैंने ये 4 आपको चीजें दे दी जो 4 डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। यही होता है कायरल सेंटर आपका, ठीक है। अब इस कायरल सेंटर में मैंने बोला जो 2 ग्रुप मेरी तरफ है उनको मैं क्या बोल दूंगी, जैसे इसको देखें अपन, तो ये जो 2 ग्रुप मेरी तरफ दिख रहे हैं, ये रिमोट और ये वाला पेन, ये क्या हो जाएगा, ये टुवर्ड्स मी है तो ये लेफ्ट और राइट हो जाएगा, और जो अवे फ्रॉम मी है वो क्या हो जाएगा, अप और डाउन हो जाएगा। तो इतनी सी बात ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। इसको मैं आपको ऐसे भी समझा सकती हूँ, जैसे यहाँ पर आपने एग्जाम्पल ले लिया, P एक कार्बन ले लिया है जिसकी वही 4 वैलेंसी जो अपन बार बार बात कर रहे हैं, PQRS है, ठीक है। यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, और यहाँ पर आपने क्या करा है, R ले लिया, और यहाँ पर S ले लिया, ठीक है। अब इसने क्या करा है, इसने यहां से खड़े होकर देखा, जैसे इसने यहां से खड़े होकर देखा तो इसको 2 ग्रुप अपनी तरफ मिले, तो जो 2 ग्रुप अपनी तरफ मिले हैं, टुवर्ड्स मिले हैं, उनको क्या बोल दिया, वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, तो क्या हो जाएंगे, वेज लाइन पे हो जाएंगे। वेज लाइन पे टुवर्ड्स वाले आते हैं, और डैश लाइन पे कौन आते हैं, जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। जो इसके टुवर्ड्स है वो कौन है, R और S, और जो इसके ऑपोजिट है वो P और Q है। और एक और चीज देखनी, जैसे यहाँ पर तो एक ही कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में बात करें, पर जो अभी अपन ने चेन बनाई थी उस चेन में क्या हो रहा था, बहुत सारे कायरल सेंटर्स थे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, कितने सारे कायरल सेंटर्स है, ये हैं, ये है, ये है और ये है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको यहां से देख रहे हो तो आपको एक ही साइड से चारों सेंटर्स को देखना है। तो ये बात ध्यान रखनी कि आप चारों सेंटर्स को एक ही साइड से देखो, ऐसा नहीं कि इसको यहां से देख लिया फिर इसको यहां से देख लिया, एक ही साइड से चारों सेंटर्स को देखना है। और जो टूवर्ड्स, जैसे इसके लिए बात करें तो टूवर्ड्स इसके RS है, और ये सब क्या है, इसके अवे है, P और Q। तो जो अवे थे उनको डैश लाइन पे ले लिया, और जो टूवर्ड्स थे उनको वेज लाइन पे ले लिया। तो यही आपका वेज, डैश और फिशर प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अब। तो अब अपन कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे उनके अपन फिशर जो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सबसे पहले तो सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेंगे, COH है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर NH2 है, और इस पे क्या है, एक H है। इसके लिए मान लो आपको फिशर ड्रॉ करना है, तो फिशर में सबसे पहले क्या है, आपको अज्यूम करना है कि आप कहाँ से देख रहे हो, और आपकी जो 2 ग्रुप है वो लेफ्ट एंड राइट पे आने चाहिए, 2 अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर खड़े हो गए, ठीक है, तो ये वाले जो दोनों ग्रुप है जो आपकी तरफ है वो क्या हो जाएंगे, जो आपकी तरफ है टुवर्ड्स यू है वो लेफ्ट एंड राइट पे चल जाएंगे, और ये तो हायर प्रायोरिटी है तो ये तो ऊपर चला ही गया। और यहाँ पर जो आपकी तरफ है वो क्या हो जाएगा, NH2, जो आपकी क्या है, जो इस साइड है राइट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड आ जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपने एक और के लिए ड्रॉ करा, जैसे कि यहां पर आपने कर लिया, ठीक है, और यहां पर एक Cl लगा हुआ है, को थोड़ा नीचे लिखते हैं इस कंपाउंड को। इसके लिए आपको फिशर ड्रॉ करना है, यहां पर क्या है आपके पास Cl, और यहां पर ये CH2 CH3 है, और यहां पर नॉर्मल सी बात है क्या होगा, H होगा। अब आपने क्या करा है, यहां पर भी आपने सेम करा, यहां पर खड़े होकर देखा, और यहां से आपको देखना है कि कहां पर आपके ये दोनों ग्रुप आ रहे हैं। तो Cl और H जो है वो आपके क्या आ रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट पे आ रहे हैं। तो आपने क्या करा, लेफ्ट एंड राइट पे इनको चेक करा, और यहां पर तो आ जाएगा CH3, यहां पर आ जाएगा CH2 CH3, क्योंकि ये वाले दोनों क्या हो जाते हैं, जो बाकी के ग्रुप होते हैं वो अप डाउन चल जाते हैं, जो हायर प्रायोरिटी पे वो अप और जो लोअर प्रायोरिटी पे वो डाउन। अब जो ये ग्रुप है इसमें से आपको क्या करना था, लेफ्ट और राइट करना था। तो Cl जो है बच्चों वो आपके क्या आ गया, यहाँ पर राइट पे आ गया, और यहाँ पर H आपके लेफ्ट पे आ गया। तो इसी तरीके से करना है। अब एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसमें यहाँ पर OH है और यहाँ पर Cl है, 2 कायरल सेंटर्स हो गए। नॉर्मल सी बात है, 2 कायरल सेंटर्स हो गए, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। अब इसके लिए आपको फिशर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फिशर में वही ये CH3 और ये CH3 ऐसे हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करा यहाँ पर, अब आपको OH और Cl के रिस्पेक्ट में बात करनी है। तो पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर एक H ग्रुप होगा और यहाँ पर भी एक H ग्रुप होगा, और जिस जगह से अगर आप यहाँ से इसको देख रहे हो तो यहीं से इसी को देखोगे, एक ही जगह से देखोगे दोनों कायरल सेंटर्स को। ऐसा नहीं कि इसको यहाँ से देख लिया फिर उसको नीचे से देख लिया, नहीं, एक को अगर अबव से देखा है तो ऊपर वाले को भी अबव से ही देखोगे। जैसे अगर यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 ग्रुप है, OH आपको किस तरफ दिख रहा है, आपके
लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है तो आपने OH यहाँ लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, Cl राइट हैंड साइड पे हो जाएगा और इस तरीके से इसका फिशर ड्रॉ हो जाएगा। तो फिशर में सिर्फ एक ही पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि आप अगर दो से ज्यादा कायरल सेंटर्स देख रहे हो तो दोनों को एक ही पॉइंट से देखो, और जो आपकी तरफ है वो लेफ्ट एंड राइट पे आ जाएंगे, और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वो टॉप पे चल जाएगा और जो लोएस्ट प्रायोरिटी वो बिलो चल जाएगा या फिर डाउन चल जाएगा। तो यही चीज अपन को फिशर में देखनी थी जो अपन समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स के फिशर आपको बना के दे रखे हैं। ठीक है, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो इसको आपने दो प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो वही हाईएस्ट प्रायोरिटी था CHO तो ऊपर चला गया, CH2OH आपका लोएस्ट प्रायोरिटी था तो नीचे चला गया। अब आपने क्या करा है, यहाँ पर एक कायरल सेंटर है तो इसको क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लिया, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसको यहां से देखा है तो OH यहाँ आ गया, और इसका एक और बन सकता है जहां पर OH इस साइड आ गया, क्योंकि दोनों ही साइड से देख सकते हो तो OH के दोनों साइड्स पॉसिबल है। डिपेंड करता है आप किस साइड से देख रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों प्रोजेक्शन है। अब जैसे ही अपने पास ये दोनों प्रोजेक्शन आए तो एक यहाँ पर क्या आ गई, दिक्कत आ गई कि मैम सेम कंपाउंड है, बस डिफरेंस इतना है कि एक के एक तरफ OH आ रहा है और उसी कंपाउंड में जब आपने ऐसे गए तो उसमें इस तरफ OH आ जाएगा। तो क्या इन कंपाउंड को भी डिफरेंटली नेम करेंगे? तो वहीं से सिस्टम आया आपका DL सिस्टम, जिसको अपन पहले भी पढ़ा है, डेक्स्ट्रो लीवो वाला सिस्टम। ठीक है, तो इसको जब अपन किसी भी कार्बन चेन के रिस्पेक्ट में या अमीनो एसिड के रिस्पेक्ट में कैसे देखते हैं उसको देख लेते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिलेट द कॉन्फिगरेशन ऑफ सुगर्स अमीनो एसिड्स। वही मैंने बताया किसके लिए यूज होता है ये, फॉर अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स में भी बच्चों कैसे कैसे यूज होता है कि बाय द हेल्प ऑफ इनेंशियोमर्स, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो कॉन्फिगरेशन ऑफ प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड हैज बीन असाइन्ड एज डी, मतलब जिसका प्लस लगाएंगे उसको अपन क्या बोले थे, डी, ये तो अपन पहले ही देख चुके थे, और जिस कॉन्फिगरेशन पे अपन माइनस लगाएंगे उसको अपन एल रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये चीज तो अपन पहले ही देख रहे थे, डेक्स्ट्रोल लीवोस को बोल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर कैपिटल L और कैपिटल D है, एक तो डिफरेंस ये है। अब समझते किसी अमीनो एसिड के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल ये आपका अमीनो एसिड है, इसमें क्या है, CHO ग्रुप ऊपर आ गया और यही CH2OH वही देखा था। अब OH जो है यहाँ पर देखो, OH ग्रुप क्या है, एक तरफ आपके है राइट हैंड साइड में और एक तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो जो यहाँ पर OH है वो क्या है, राइट हैंड साइड में है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, डी शुगर। और डी में शुगर में किसकी बात कर रहे हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड की, और यहाँ पर OH क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको आपने क्या बोल दिया, एल शुगर। वैसे यार आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो लेफ्ट में है, लेफ्ट से एल शुगर्स, और जो राइट में है डी से डी शुगर्स। ठीक है, तो इसमें तो कोई इतनी मुश्किल बात है भी नहीं, इजी सा चीज है। ठीक है, वैसे ही अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें, ऐसे नहीं कि सिर्फ OH के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, कोई भी जो डिफरेंट ग्रुप है हॉरिजॉन्टल लाइन में उसके रिस्पेक्ट में बात हो सकती है। जैसे NH2 है, NH2 क्या है यहाँ पर, जैसे इस वाले केस में NH2 है, तो NH2 कहां दिख रहा है आपको, अब NH2 यहां पर दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, और यही आपका जो NH2 है ये कौन से साइड में हो गया, राइट हैंड साइड में। तो जो राइट हैंड साइड में उसको अपन क्या बोल देंगे, डी बोल देंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको क्या बोल देंगे, एल बोल देंगे। यही लिख रखा है एल एलामाइन एंड डी एलामाइन। मतलब आप समझ गए कि कोई एक ग्रुप आता है तो उसमें आप कैसे डी और एल निकाल सकते हो एमिनो एसिड्स के केस में, कि अगर कोई भी जो ग्रुप है वो क्या है, राइट हैंड साइड में है तो डी बोल दोगे, लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल बोल दोगे, तो बहुत ही इजी हो गया। और ये चीज भी समझ में आ गई कि दो सेम कंपाउंड जिसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस हो तो कैसे उनको नेम करते हैं। ठीक है, वही डी शुगर है, डी शुगर में क्या होता है, सेवरल एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक का मतलब सब समझते हैं, कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, मतलब कायरल कार्बन है, कायरल कंपाउंड या कायरल कार्बन आप इसको बोल सकते हो, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। ठीक है, a sugar whose highest numbered chiral center has the same configuration as D-glyceraldehyde, मतलब OH राइट हैंड साइड में है, वही बताया था मैंने, तो क्या बोल दोगे उसका। और ऐसा नहीं OH की बात हो रही, कोई भी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, ठीक है, उसको अगर राइट हैंड साइड में है तो फिर उसको क्या बोल दोगे, डी शुगर। और अगर कोई भी जो ग्रुप है जो हाईएस्ट नंबर पे है कायरल सेंटर में, और उस ग्रुप को, कायरल सेंटर की बात हो रही है, टॉप एंड बॉटम वाले को मत ले लेना। जैसे अपन जो COH या फिर COH टॉप पे जो लगा रहे थे उसको नहीं, यहाँ पर कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कायरल सेंटर में जो OH लगाते हो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे है,
ठीक है। और अगर जो OH लगा रहे हैं वो राइट हैंड साइड पे, तो उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो जो हाईएस्ट कायरल सेंटर है अगर वो आपका लेफ्ट साइड में है तो उसको आप क्या बोल दोगे, L शुगर। बस यही है DNL कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ इतना सही था कि अगर कोई भी हाईएस्ट नंबर्ड कायरल सेंटर है उसका अगर जो ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पे है तो D शुगर बोलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे है तो LIVO या फिर L शुगर्स बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पर ये चीज याद रखना है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी में सिर्फ OH नहीं काउंट करना है, कोई भी ग्रुप जो आपको हाईएस्ट वहां पर दिखता है उन सेंटर्स के अंदर, तो फिर उसी को हाईएस्ट प्रायोरिटी मानना है। ऐसे नहीं कि OH आ गया तो और कोई नहीं आया तो उसको आप मान ही नहीं रहे हो, OH या कोई भी ग्रुप जो हाईएस्ट प्रायोरिटी सेंटर पे हो। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स में अपन D एंड L शुगर्स को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर क्या है, D जो आपका OH है वो क्या था, राइट हैंड साइड में था, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, D ग्लूकोज। वैसे D थ्रियोज में OH राइट हैंड साइड में था तो अपन ने क्या बोल दिया इसको, D थ्रियोज। D फ्रक्टोज की बात करी तो OH जो है वो आपका राइट हैंड साइड में है, और यहाँ पर भी देखोगे तो जो OH है वो आपका राइट हैंड साइड में, इसलिए इनका नेम D हो गया। तो ये चीज तो अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अब पढ़ते हैं अपन RS कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। RS कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जैसे अपन ने वहां पर पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में, क्या पढ़ा था अपन ने, CIP रूल पढ़ा था, और वहीं पर अपन ने पढ़ा था E&Z सिस्टम और सिस एंड ट्रांस सिस्टम। तो यहाँ पर जो अपन सिस्टम पढ़ते हैं होता है RS सिस्टम। ठीक है। तो RS में R का मतलब होता है रेक्टस, और रेक्टस का मतलब अगर इसका जो मीनिंग होता है वो होता है क्लॉकवाइज। और वैसे ही जब अपन S को देखते हैं तो S होता है सिनिस्टर, और इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो मतलब अपन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर डायरेक्शन बतानी है, पर सबसे पहले इसके कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। और उस रूल में से जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, द प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप विच आर अटैच्ड विद द असिमेट्रिक कार्बन एटम आर असाइन्ड बाय CIP रूल्स। मतलब अपन को प्रायोरिटी देनी है, और किसके बेसिस पे देनी है, CIP रूल के बेसिस पे। तो मान लो आपने यहाँ पर क्या करा, दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करके देखते हैं किस तरीके से नंबरिंग होगी। CIP रूल अगर नहीं आता है तो वो आपको प्रीवियस लेक्चर से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर से आप CIP रूल को पढ़ सकते हैं। OH यहाँ हो गया, यहाँ पर आपका H हो गया, और यहाँ पर CH3 हो गया। और वैसे ही अगर अपन एक और एग्जाम्पल ले लें, और F यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब इसकी प्रायोरिटीज आपको देनी है, मतलब क्या करना है, इसकी नंबरिंग देनी है। अब नंबरिंग के लिए आप क्या करोगे, इस पे CIP रूल को फॉलो करना है। CIP रूल आप पढ़ लोगे। अब CIP रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर OH है, कार्बन है और H है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी OH को मिल जाएगी, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। अब यहाँ पर कुछ बच्चे प्रायोरिटी के मतलब से क्या कर लेंगे, यहाँ पर COH को प्रायोरिटी दे देंगे, क्योंकि तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बोस ग्रुप था, UPSC में पढ़ा था। प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग देनी है, ये ध्यान रखना, CIP रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहां पर दोगे तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, और फोर्थ पे। मतलब फर्स्ट रूल से अपन को समझ में आ गया कि प्रायोरिटीज देनी, और इट इज अकॉर्डिंग टू द CIP रूल। सेकंड जो अपना स्टेप है उसमें ये बोल रहा है, द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ब्रॉट टू द बॉटम ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन बाय 2 और इवन साइमल्टेनियसली एक्सचेंजेस। मतलब एक्सचेंज करना है, और इसको आप ऐसे समझ से सकते हो कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। वो अवे होना चाहिए ऑब्जर्वर से, और अगर ऐसा केस है कि वो ऑब्जर्वर से अवे नहीं है तो आप उसको अवे बना सकते हो एक्सचेंज कर कर, है ना। एंड इफ इट्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इफ इट्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, then make it away by exchange। दो एक्सचेंजेस करवाकर, 2, 3 या जितने भी एक्सचेंजेस लग रहे हैं, किसी भी फोर्थ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को आपको क्या करने में बच्चों, उसको अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बनाने में। अब जो अपन ने दोनों केस पढ़े थे यहाँ पर, अगर इन दोनों केस को देखें तो यहाँ पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी वो H है, और जो लोएस्ट प्रायोरिटी वो किस पे, डैश पे। और डैश पे अपन ने पढ़ा था क्या होता है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर।
तो ये तो टूवर्ड्स है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको अपन को एक्सचेंज करना पड़ेगा। ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में भी टूवर्ड्स ऑब्जर्वर ही होते हैं। तो दोनों को अपन को क्या करना है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों कंपाउंड्स को लिखते हैं। सबसे पहले तो जैसे ये COOH है, यहाँ पर क्या करना है आपको, ये OH यहाँ था, यहाँ पर H था और ये CH3 था। इनकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4। अब आपको क्या करना है, जो H है उसको क्या करना है, अवे बनाना है। और अवे बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको OH की जगह पे ले जाओ और OH को H की जगह पे ले जाओ। जब ये एक्सचेंज करोगे तो इन दोनों में भी एक्सचेंज हो जाएगा और ये कंपाउंड जो आपका बन जाएगा वो क्या बनेगा, CH3 इधर आ जाएगा, COOH इधर आ जाएगा, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका डैश पे H ग्रुप। अब जैसा अपन को चाहिए था, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या आना चाहिए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आना चाहिए, और वही आ गया। अब दोबारा नंबरिंग कर लो, ये 1 पे है, ये 2 पर है, ये 3 पर है और ये 4 पे है। ऐसा ही अपन सेकंड वाले केस में भी करेंगे। और जो अपना सेकंड केस था उसकी भी लोएस्ट प्रायोरिटी अपन को चेंज करनी थी। तो सेकंड केस जो अपना था उसमें यहाँ पर क्या था, आयोडीन था, फिर आपका यहाँ पर था ब्रोमीन, क्लोरीन और यहाँ पर था आपका फ्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से था ग्रुप। और इस ग्रुप में आपको क्या करना था, इनको प्रायोरिटीज देनी थी। तो प्रायोरिटीज में अपन को पता है आयोडीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर क्लोरीन आता है और फिर 4th पे आपका फ्लोरीन आता है। यही होता है, फिर कल बाहर आई आंटी, यही इसकी ट्रिक होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होते हैं। अब इसको भी एक्सचेंज करना है और एक्सचेंज करने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, इसमें यहाँ पर फ्लोरीन को जो है वो आपको यहाँ लेकर जाना है, तो आयोडीन यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन को यहाँ लेके जाना है तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। तो अगर इस केस में आप एक्सचेंज करोगे तो फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, आयोडीन यहाँ आ गया, यहाँ पर क्लोरीन आ गया और यहाँ पर आपका ब्रोमीन आ गया। अब दोबारा वही इनको नंबरिंग दे दो जो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग थी, CIP के अकॉर्डिंग, 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो। ये आपका CHO ग्रुप है, यहाँ पर CH2OH आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लोरीन आ गया और यहाँ पर जो है ये आपका H आ गया। अब इस ग्रुप के एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है कि ऑलरेडी जो H है वो क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी, मतलब वहीं पर ही है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर भी है। तो अवे के लिए फिर इसको तो यहाँ पर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ नंबरिंग कर दो। अब नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर कार्बन है, क्लोरीन है, तो फर्स्ट ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा और 4th आपका हाइड्रोजन जो कि लोएस्ट प्रायोरिटी पे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो 2 रूल अपन ने पढ़ लिए। फर्स्ट रूल CIP रूल के अकॉर्डिंग पहले नंबरिंग करनी है, और सेकंड रूल जो है उसमें क्या करना है, अगर जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अगर अवे नहीं है तो उसको अवे बनाना है, जो अपन ने दोनों केस में बनाया। थर्ड केस में अपन को ऑलरेडी वो अवे ही मिल रहा था। अब यहाँ पर थर्ड क्या है, देन एरो इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप प्रायोरिटी टू सेकंड, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप की प्रायोरिटी से एक एरो बनाना है। और अगर एरो आपका क्लॉकवाइज जाता है तो उसको आप बोल दोगे R कॉन्फ़िगरेशन, और अगर जो आपका एरो है वो 1 2 3 से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो आप उसको क्या बोल दोगे, S कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अब जो अपन ने प्रायोरिटी वैरायटी बाकी के 2 रूल निकाल दिए, अब एक्चुअल है अपन को R और S देखना है। और R होगा जो क्लॉकवाइज जा रहा है 1 2 3 पे जाने पे, और एंटी क्लॉकवाइज जाने पे क्या होगा, S होगा। तो यही चीज देखनी है। चलो आइए अपन चेक करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन तीनों कंपाउंड्स के लिए। अब आपको इनके अंदर R और S बताना है। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा S, और क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा R। तो सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड में चलते हैं। फर्स्ट कंपाउंड में 1 2 3, ये देखो 1 2 3 ऐसे जा रहा है, मतलब ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है आपका, S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड में। तो सेकंड में गए 1 2 3, अगेन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, S कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड कंपाउंड में देखते हैं। थर्ड कंपाउंड में देखेंगे 1 2 और 3, मतलब ये इस तरीके से आएगा। और इस तरीके से क्या होता है आपका क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, R। तो इस तरीके से आपको R और S निकालने हैं। सबसे पहले रूल में उसको प्रायोरिटी देनी है और नंबरिंग होगी CIP रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड में जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है उसको अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बनाना है। और थर्ड में अगर वो 1 2 3 पे जाने पे क्लॉकवाइज जा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा आपका R, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या हो जाएगा, S कॉन्फ़िगरेशन। तो यही ध्यान रखना है।
ठीक है, अब अपन यहाँ पर कुछ इन कंपाउंड्स के लिए भी देख लेते हैं R और S कॉन्फिगरेशंस को। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर देखो ब्रोमीन जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आ गया, फिर आपका क्या आ गया, सेकंड प्रायोरिटी पे क्लोरीन आ गया, थर्ड पे कार्बन था तो कार्बन आ गया, और फोर्थ पे आपका CH3 था। अब H को ऐसा नहीं है कि H नहीं आया तो लोएस्ट प्रायोरिटी क्या मानेंगे, इन तीनों के रिस्पेक्ट में जो लोएस्ट प्रायोरिटी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और लोएस्ट प्रायोरिटी क्या है, आपको सही लाइन पे ही दिख रही है, यहीं पर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होनी चाहिए, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ही है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब सिर्फ इनको नंबरिंग दे दोगे, और नंबरिंग दे ही दिए तो अब यहाँ पर 1 2 3 जब करोगे तो 1 2 3 जाने पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है आपका S कॉन्फिगरेशन, तो ये क्या हो जाएगा S कॉन्फिगरेशन। ऐसा ही इस वाले केस के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो इस वाले केस में देखेंगे और यहाँ पर भी 1 2 3 जाएंगे, तो 1 2 3 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, S कॉन्फिगरेशन। तो यही ध्यान रखना है, बस 1 2 3 करने पे क्लॉकवाइज जा रहा है तो R, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो S। अब एक क्लॉकवाइज का भी यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिल गई, सेकेंड इसको, थर्ड ये हो गया, और फोर्थ ये हो गया। अब 1 2 3 आपको जाना है, तो देखो ये रहा 1 2 3, ये कैसा गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो आपको कहाँ दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और टुवर्ड्स जब दिखता है तो उसको अवे करना पड़ता है, तो ये यहाँ पर अवे करेंगे, और अवे करने पे ये आपका फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पर आ गया अवे पर। ठीक है, अब क्या करना है, वही नंबरिंग देनी है, 1 2 और 3 यहाँ पर आ गया, तो ये 1 2 3 जाने पर कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, R कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा ही सेम इस कंपाउंड में करा है, यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो अवे ही है, अवे ही चाहिए था तो अवे ही है, बस अब क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग दे देंगे, जो कि 1 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई, 3 हो गई, तो ये 1 2 3 दोबारा करने पे क्या जाएगा, क्लॉकवाइज, और यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, R। तो इस तरीके से R और S कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं। ओवरऑल अगर अपन को यहाँ पर बता रहे हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, फिर ब्रिंग द लोएस्ट प्रायोरिटी को अपन को किस पे लाना है, डैश लाइन पे, क्योंकि डैश क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो आप ऐसे सोच लो, या तो अवे लाना है या फिर ऐसे सोच लो डैश लाइन पे लाना है। और अगर इस वाले लाइन की बात करें फिशर प्रोजेक्शन में, तो फिशर प्रोजेक्शन में इस वर्टिकल लाइन पे लाना है। ठीक है, वर्टिकल लाइन में होनी चाहिए लोएस्ट प्रायोरिटी। फिशर में क्या याद रखना है, किस पे होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन में। फिशर के केस में वर्टिकल लाइन पे, और वेज डैश वाले केस में डैश वाली लाइन पे। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप प्रायोरिटी, मतलब 1 2 3 जहां पर आ रहा है वहां से एक एरो ड्रॉ करना है। अगर एरो जो है आपका वो क्लॉकवाइज है तो R हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो S हो जाएगा। यही ओवरऑल अपन बहुत बार डिस्कस कर लिया है, और R और S कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपन नेक्स्ट देखेंगे वो है अपना, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपन समझते हैं जो अपन ने वहां पर भी करा था ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफरेंट कंपाउंड्स में। वहां पर भी अपन ने समझा था, अलीन के अंदर समझा था, स्पाइरो के अंदर समझा था, तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। सबसे पहले अलीन वाला केस है, तो अपन बात कर रहे थे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन डिफरेंट कंपाउंड्स और डिफरेंट सिस्टम। जैसे अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बात करी थी, अलीन्स का केस, स्पाइरो का केस, वैसे ही यहाँ पर अलीन्स में अपन पढ़ने वाले हैं। तो अलीन्स क्या होते हैं, जब एडजेसेंट पाई बोन्स होते हैं, मतलब पाई बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशंस पे होते हैं, तो फिर उनको क्या बोल देते हैं, अलीन सिस्टम। अब यहाँ पर दो तरह के सिस्टम होते हैं, जब जो अलीन्स में जो पाई बॉन्ड है वो इवन नंबर में हो, और एक बार केस होता है जब जो अलीन में पाई बॉन्ड्स है वो क्या है, ओड नंबर में हो। तो जब इवन नंबर में होंगे तो अपन ने वहां पर क्या पढ़ा था कि इवन नंबर पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं, GI शो नहीं करेगा। इसको क्लियरली लिख देती हूँ, ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इवन के नंबर में शो नहीं कर रहा था, क्योंकि इवन के नंबर में जो ये कंपाउंड्स थे आपके, ये क्या थे, ये वाले जो दोनों कंपाउंड थे ये क्या थे, डिफरेंट प्लेन के अंदर थे, डिफरेंट प्लेन में थे। और ज्योमेट्रिकल की जो कंडीशन थी उसमें ये था कि टर्मिनल ग्रुप जो है वो सेम प्लेन में होने चाहिए, तो ये ज्योमेट्रिकल तो शो नहीं कर रहे थे। मगर जब ऑप्टिकल वाला केस आता है तो ऑप्टिकल के केस में क्या होता है, सिंस द ग्रुप एट द एंड ऑफ अलीन इन परपेंडिकुलर प्लेन, वो अलग प्लेन में है, तो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये तो मैंने बता दिया।
पर क्योंकि वो जो अलग प्लेन में है तो वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। द मॉलिक्यूल लेक सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसीलिए क्या बोल देंगे अपन उसको कि ये OI शो करेगा। OI क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसके पास ना तो POS है ना ही COS है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्मिनल ग्रुप्स है वो क्या है, डिफरेंट प्लेन में है। पर जब अपन बात करेंगे ऐसे अलीन सिस्टम की जहां पर जो पाई बोन्स है वो ओड नंबर में है, तो अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले केस में बोला था कि ये शो करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो बीच वाला पाई बॉन्ड होता है ना, इसके रिस्पेक्ट में शो करने लग जाता है। दोनों ग्रुप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और सेम प्लेन में हो जाते हैं। मगर जब अपन बात करेंगे इसके ऑप्टिकल वाले केस में, तो जो ग्रुप होते हैं एंड में वो क्या होते हैं, सेम प्लेन पे लाई कर जाएंगे, और सेम प्लेन पे आते ही उनमें क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकल शो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये OI शो नहीं करता है। और क्यों नहीं शो करता है, GI तो शो करता है, OI शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, POS यहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्मिनल ग्रुप्स है वो क्या है, सेम प्लेन में आ जाते हैं। तो ये चीज अपन को समझ में आ गई फॉर अलीन्स। अब बात करते हैं जो अपना सेकंड केस है, जो कि है बाइफिनाइल्स का। बाइफिनाइल्स क्या होते हैं, जब जो दो आपकी रिंग्स होती है ना, दो रिंग्स क्या होती है, एक सिंगल बॉन्ड से अटैच होती है। स्पाइरो क्या था, जब वो एक कार्बन के थ्रू अटैच है, और यहाँ पर क्या है, एक बॉन्ड के थ्रू अटैच है, तो उसको बाइफिनाइल सिस्टम बोल देते हैं। इसको स्पाइरो बोलते हैं, इसको बाइफिनाइल सिस्टम बोलते हैं। और अगर इसके यहाँ पर कोई ग्रुप्स लगा दो तो इसको क्या बोल देंगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स होते हैं वो नॉन प्लेनर बन जाते हैं, क्योंकि हैव मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। क्योंकि यहाँ के जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, बल्की होते हैं। तो बल्की ग्रुप से क्या होता है, स्टीरिक यहाँ पर हिंड्रेंस होता है, जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं, नॉन प्लेनर बन जाते हैं। और इन द ओरिएंटेशन बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, the free rotation of CC single bond is restricted and the molecule show optical activity due to the molecular dissymmetry। क्योंकि ये नॉन प्लानर बन गया तो फिर इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो यहाँ पर ये क्या कर देंगे, OI शो करेंगे। तो बाइफिनाइल के केस में ये क्या करते हैं, OI शो करते हैं। तो यही दो चीजें अपन ने पढ़ ली है कि जब अपना केस आता है कि अलीन्स का केस, तो वहां पर इवन और ऑड के केस में बाइफिनाइल्स में OI शो होता है। ठीक है, तो यहां तक अपन ने आइसोमेरिज्म का जो अपना लेक्चर 4 है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करा है। इसके बाद जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है, और उसके बाद जो अपना चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके आगे के चैप्टर्स अगर आपको पढ़ने हैं तो वो आपको पूरी प्रारंभ सीरीज में मिल जाएंगे। IUPAC, GOC और आइसोमेरिज्म भी अपना लास्ट लेक्चर ही बचा है। थैंक यू सो मच।